हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर जो मेजर क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि एक फादर के चार्ट में पहले हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड को लेकर कैसे चैलेंजेस नज़र आते हैं। मैं 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करूँगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर चीज़ें प्रॉपर्ली स्क्रीन पे नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को पहले लेके चलूँ, फिर उस वाले सॉफ्टवेयर पे आके आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। देखिए, सबसे मेजर कंसर्न क्वेश्चन जो था वो ये कि इस कुंडली के अंदर ऐसे कोई ज्यादा ग्रह नहीं थे जो 6, 8, 12 बैठे हों, ठीक है, लगन से। और दूसरी चीज ये कि बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये कि संतान के साथ चुनौतियां क्यों देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं सिर्फ इसी को समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम इस कुंडली को देखें तो जिन लोगों ने शुरुआत से मेरे वीडियो को देखा होगा, मैंने वहां पे कभी कभी आपसे कहा था एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कर्स ऑफ गॉड, नृत्य। नृत्य कोण में अगर कोई ग्रह आ गया तो उससे जुड़ी हुई चीज या तो मिलने से इनकार हो जाएगी, और अगर मिल भी जाए तो वो भी चुनौतियां लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कुंडली के अंदर जो नृत्य कोण है वो हमें मिलता है वहां पे चंद्रमा की मौजूदगी है। ठीक है, तो इस जगह पे जो चंद्रमा की मौजूदगी है वो चंद्रमा की मौजूदगी एक इशारा करती है व्यक्ति इमोशंस के साथ, या फिर व्यक्ति की माता के साथ, या फिर इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने के कारण जो कहीं ना कहीं एक कर्स है, एक श्रापित पोजीशन जो बन रही है वो परेशान कर सकती है संतान से, माता से, और कभी कभी खुद के इमोशंस, खुद की भावनाओं से। ठीक है, चलिए, तो पहला वो लॉजिक जिस पर हम बात किया करते थे कर्स ऑफ गॉड, वो यहाँ पे पहला हिंट है जो हमें बता रहा है कि व्यक्ति की जिंदगी में पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों के अंदर कुछ ऐसे चीज रहस्य छुपे हैं जो कि उनको या तो ना मिले, और अगर मिले तो दुखों के साथ मिलेंगे। ठीक, दूसरा लॉजिक जो मैंने आपको दिए थे, सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठेगा तो सूर्य आत्मा है, उसके ऊपर एक भार पड़ेगा, एक बोझ आएगा। वो चाह के भी अगर कुछ करना चाहे तो ये कहेंगे कि मैं इन्हीं चीजों के कारण खुल नहीं पा रहा। तो इस समय इस कुंडली में सूर्य के साथ बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। जहां तक शुक्र की बात करें तो वो है 8वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी। तीसरा का मतलब हो गया है पराक्रम, और 8वां जो होता है वो होता है वैवाहिक सुख। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बुध है, बुध जो है वो 7th हाउस और 4th हाउस। तो हो सकता है कि व्यक्ति अगर कुछ करना चाह भी रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आइदर मैरिज, किसी तरह की पार्टनरशिप, या 8th हाउस वो चीजें रोक रही हो, या फिर मदर 4th हाउस, या फिर कुछ कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम, स्मॉल डिस्टेंस की ट्रेवल्स में कुछ प्रॉब्लम, ऐसी चीजें हैं जिसको कि व्यक्ति चाह कर भी परफॉर्म ना कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मेजर चीजों को देखते हैं। लगन कुंडली में सबसे पहले इस बात को समझें कि कौन सा ग्रह इस कुंडली के हिसाब से आपको इस पोटेंशियल में दिखता है जो कि व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो हमें लगन के अंदर मिल रहे हैं, जो कि दिशा बली है, और माना जाता है कि अगर गुरु दिशा बल के साथ लगन में बैठ जाए तो वो काफी सारी चीजों को अपने आप में ठीक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों आपको, ये लॉजिक जब आप लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय गुरु आजाद होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। इस कुंडली में गुरु इतने आजाद नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी हम ये कहते हैं कि गुरु का लगन पे बैठना अति शुभ है, तो उसके अंदर एक कंडीशन और जोड़ लीजिए कि गुरु के ऊपर किसी भी तरीके का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में शनि की तृतीय दृष्टि और मंगल की जो आपकी अष्टम दृष्टि है, उन दोनों से गुरु पीड़ित हैं। इसलिए भले आप ये कहो कि लगन में गुरु बैठे हैं तो गुरु का जो प्रभाव है वो शुभ करना चाहेगा। हाँ, गुरु अपनी ओर से शुभ तो करेंगे, कितना शुभ कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को भी थोड़ा सा बचाने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो पूरी तरह से शुभ नहीं कर पाएंगे। गुरु ने यहाँ पर 5th हाउस को दृष्टि दी है, संतान देंगे, और गुरु ने 5th हाउस के लॉर्ड को भी दृष्टि दी है, फिर वो संतान देंगे। तो जो चंद्रमा का श्रापित क्षेत्र में आना था उसे गुरु ने अपनी दृष्टि से तो बचा लिया, लेकिन गुरु खुद पीड़ित है, वो पूर्णतः फ्री हैंड वर्क नहीं कर सकते। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, इस कुंडली के अंदर जब हम बात करें तो ऐसा कोई एक संबंध बनना चाहिए कि मैरिज में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि संतान उत्पत्ति कैसे होगी? अकेले व्यक्ति से तो हो नहीं जाएगी, 2 लोगों के साथ जुड़ना है। संतान से पहले विवाह जरूरी है, तो विवाह जो है वो कहाँ से कनेक्ट होगा? वो कनेक्ट होगा आपके 7th हाउस से, या फिर कारक शुक्र से, अगर कुंडली किसी मेल की है। ठीक है, तो वीनस को कारक मानते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शुक्र जो है उसका संबंध मंगल के साथ बना हुआ है। मैंने कई बार कुछ लोगों से बोला कि शादी हो रही है तो ये खोजने की कोशिश करिए संबंध कैसे दिखाई देता है। इस तरीके से संबंध दिखाई देता है। जो कारक है शुक्र, उसका संबंध मंगल के साथ है, क्योंकि मंगल
शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, एक स्ट्रॉन्ग नक्षत्र परिवर्तन है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर है। शुक्र की एनर्जी जो है वो दर्शाती है विलासिता, और दूसरी तरफ से जो मंगल की एनर्जी है वो दर्शाती है पैशन, एग्रेशन, किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ने की चाहत। अब शुक्र वाइफ का कारक है और मंगल जो है वो संघर्ष का भी कारक है, क्योंकि मंगल हर चीज को एंगर, एग्रेशन और कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ देते हैं। तो इस वजह से ये दो चीजें जो है बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है। और मंगल अपने आप में इस कुंडली में ना सिर्फ के सेकंड हाउस आपके कुटुंब को बढ़ाने के, बल्कि साथ ही साथ आपके 9th हाउस भाग्य के भी स्वामी बनते हैं। इस वजह से शुक्र का एक संबंध नक्षत्र के आधार पे भाग्य से था, ठीक है। और ये फॉर्मेशन जिसमें कि भाग्य का स्वामी मंगल बहुत स्ट्रांगली शुक्र के साथ परिवर्तन कर रहा है नक्षत्र का, तो जो आपके वाइफ है यानी कि शुक्र के जो कारकत्व है उनके ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इस कुंडली में भले लगन से कोई भी ग्रह आपको 8वें में नहीं दिख रहे, लेकिन ये जो चौथे घर में इतने सारे ग्रहों ने जमावड़ा लगा दिया है ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अब मैं फिर से कहूं, यहाँ पे ये जो राशि है ये जीव तत्व राशि थी, ठीक है, और इसके ऊपर ही शुक्र, बुध, सूर्य और राहु आके बैठ गए। यहाँ पे जब राहु केतु एक्सिस में आए हैं तो ये तीनों के तीनों ग्रह जो हैं ये अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं वीक कर चुके। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है बुध के कारण काफी ज्यादा नॉलेज तो रखते हो, किताबों को तो पढ़ते हो, लेकिन उस नॉलेज को इंटेलेक्चुअल वे में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, शुक्र जो है वो दर्शाते हैं एक अच्छी मैरिज लाइफ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र का फंस जाना उन चीजों में चुनौतियां दिखाएगा। राहु का इस जगह पे आना किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े, बेवजह की मानसिक परेशानियां ये दर्शाता है। सूर्य का यहाँ पे आना ये भी एक चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाता है। ध्यान रखिए कि सूर्य जब इस फॉर्मेशन में आते हैं तो जो आत्मसम्मान है उसको किसी न किसी बात की ठेस लग रही हो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, केतु की प्लेसमेंट जो है वो गुरु की राशि में है, ठीक है। उससे क्या होगा, केतु का कुछ प्रभाव जो है वो आपको गुरु के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये तो सीधे ऊपर की चीजें हुई जिसे हम नॉर्मली देखते हैं। चंद्रमा से ज्यादातर ग्रह अष्टम में है, और जब चंद्रमा से ज्यादातर ग्रह अष्टम में है, चंद्रमा खुद अपने आप में ही नीच राशिस्थ है, पंचम के स्वामी होकर भाग्य में गए और नीच राशिस्थ हुए, वहां पे चुनौतियां खड़ी हुई, भाग्य में भी चुनौतियां खड़ी होंगी, अपने पिताजी के साथ भी कहीं ना कहीं वो चुनौतियां खड़ी कर देंगे, ये चीजें नजर आती हैं। दूसरी बात, चंद्रमा से अष्टम में अगर ग्रह ऐसे फॉर्मेशन में आ रहे हैं तो मन से अष्टम जो है वो परिवर्तन की मांग कर रहा है। किससे मांग कर रहा है? मन से, चंद्रमा से, कि मन को भले चीज भाए ना भाए लेकिन जिंदगी को आगे चलाने के लिए वहां पे आपको अपने मन को परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। अष्टम सिर्फ लगन से ही नहीं, किसी भी ग्रह से अष्टम में चीजें हो सकती हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रह जिससे कि कोई दूसरा ग्रह अष्टम में गया है उसके कारकत्वों को हासिल करने के लिए परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। दिस इज द टेक्स्ट नॉलेज, ये वो टेक्स्ट नॉलेज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ग्रह लगन से अष्टम में, किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट से अगर कोई ग्रह अष्टम जाता है तो इसका मतलब है उन ग्रहों की चीजों को लेकर आपको अगर कुछ अच्छे फल हासिल करने तो उस अष्टम में ग्रह जुड़ गया है उस पर ध्यान देना होगा। जैसे कि चंद्रमा से अष्टम है इतने सारे, यानी कि मन पे काबू रखने की जरूरत है आपको, विलासिता के साथ आपको अपनी जो बुद्धि चला रहे हैं, आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको अपनी ईगो को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना पड़ेगा। और राहु साथ में आ जाएंगे जो डिजायर के साथ इन सारी चीजों को बढ़ाएंगे। ये मन के अंदर होने वाली उथल पुथल को अगर नहीं रोक पाते तो बेवजह की चुनौतियां खड़ी होंगी, तब जाके ये चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। कैसे आए मैं ये भी दिखाऊंगा। दूसरी बात, इतने सारे ग्रहों से अष्टम में अगर कोई गया है तो शनि गया है, यानी कि व्यक्ति अगर अपने कर्म पे ज्यादा फोकस कर जाए तो इन बाकी की सारी चीजों के ऊपर अपने आप चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान देके चल रहे हैं हम, वो ये कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि काम कर रही है, ठीक है। कारक गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि काम कर रही है, इस वजह से ये प्लेसमेंट पोजीशन को हम अच्छा नहीं कह सकते। दूसरी बात है, राहु और सूर्य एक तरफ है, मंगल दूसरी तरफ है, पंचम भाव कहीं ना कहीं पाप कतरी दोष में भी इन्वॉल्व हुआ है। तो ये तो हो गई कुंडली में ऊपर की चीजें कि क्या क्या कैसे प्रॉब्लमेटिक है, मैंने आपको ये बता दिया। मैरिज का कनेक्शन किस तरह से भाग्य से था, और फिर आगे की चीजों के लिए अब चलते हैं। नौमासी कुंडली में मैं नहीं जा रहा, अब मैं चलता हूँ सीधे चाइल्ड बर्थ के चार्ट में। यहाँ पे एक फॉर्मेशन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पीछे वाले चार्ट में इस बात को ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र परिवर्तन की वजह से कुंडली में शुक्र और मंगल भी किसी न किसी लेवल पे बलवान है अपने रिजल्ट को दिखाने के लिए। पास्ट बर्थ से वो दोनों ग्रह कोई एक कनेक्शन लेके चले हैं,
ठीक, इस वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही किस्मत से शादी हो सकती है और कहीं किसी से नहीं होती। दूसरी चीज ये है आपके संतान वाली कुंडली। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने संजय दत्त जी की भी वीडियोस को सुना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल बात थी जब उन्होंने कही थी, वो ये कि जिस किसी भी डिविजनल चार्ट में आपको लगन 8 नंबर से या 11 नंबर से बनती हुई दिखाई देती हो, तो ध्यान रखिए कि वहां पे किसी ना किसी तरीके की चुनौती जरूर आएगी। ये बात सच है, मैंने कई जगहों पे उसको लगाया है, वो लॉजिक बहुत ही सही काम करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे संतान वाला जो चार्ट बन रहा है वो 8 नंबर से बन रहा है। ओरिजिनली 8 नंबर जो है वो काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव में आता है, जो कि एक अंधेरी सी चीज को दर्शाता है। 8 नंबर में प्रॉब्लम इस बात से समझी जाती है कि जमीन के अंदर रहने वाले हर जीव को 8 नंबर से देखा जा सकता है, और जब कभी भी 8 नंबर की राशि जो कि ज्यादा बलवान मानी जाती है 7th हाउस में, अगर वो उठ के लगन में चली गई तो वह राशि वहां पे थोड़ी सी कमजोर होती है और फिर चुनौतियां शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ होता है फिर वो रहस्यमय होने लगता है। और यहाँ भी यही हो रहा है। सबसे पहले ये जो लगन बना वो 8 नंबर बना, इसमें पहली चुनौती खड़ी हो गई। दूसरी बात, जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं गुरु, क्योंकि गुरु हैं जो कि संतान के कारक ग्रह होते हैं, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि लगन के स्वामी को देखते हैं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड को देखते हैं। कौन कौन से स्वामी बनेंगे? 2 स्वामी बनेंगे। 8 नंबर की राशि, एक तरफ है मंगल जो कि उच्च राशि स्थित तो है, लेकिन शनि के साथ हैं, पीड़ित हैं, और शनि के भाव में बैठ के पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं जो लगन का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनेंगे मंगल, वो पीड़ित हो गए। दूसरी तरफ से बात करी जाए तो जो उनके को-रूलर है केतु, वो अष्टम भाव में आके बैठे हुए, वो भी पीड़ित हो गए। वो राहु के नक्षत्र में और राहु केतु के नक्षत्र में, क्योंकि राहु मूला नक्षत्र में है और केतु जो है वो आद्रा नक्षत्र में, तो यहाँ पे एक एनर्जी ट्रांसफर अलग काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए कारक गुरु जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, कारक गुरु जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, और गुरु का यहाँ पे केंद्र में बैठना सबसे ज्यादा खराब स्थिति होगा, सबसे ज्यादा खराब स्थिति। केंद्र में बैठने के बाद क्यों ये बात बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए। देखिए राहु ने अपने आप को प्लेस किया है गुरु की राशि में, 9 नंबर की राशि में, और 11 नंबर की राशि में जो है राहु को रूलर है। दूसरी बात है कि गुरु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। ऐसे स्थिति में इस कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पे शनि से पीड़ित हो रहा है, यहाँ पे दूसरा को रूलर अष्टम में जाके फंसा हुआ है, यहाँ पे जो कारक है गुरु वो राहु से परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, और परिवर्तन है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पे राहु और गुरु का ये जो परिवर्तन काम कर रहा है ये और भी ज्यादा चांडाल दोष की तरफ प्रभाव देने में सफल हो जाएगा। चंद्रमा ठीक बैठे हैं यहाँ पे, अपनी राशि के बैठे हैं, इसलिए संतान होगी भाग्य से, लेकिन वो अपने साथ किसको लेकर बैठे हैं? वो अपने साथ बुध को लेकर बैठे। बुध कहाँ का स्वामी है? अष्टम का स्वामी है। लाभ का स्वामी है तो लाभ तो होगा, लेकिन परेशानियां भी आएंगी, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा ओरिजिनल लगन कुंडली में पंचम भाव के स्वामी थे, जो यहाँ पे अपनी राशि में होकर कहीं ना कहीं भाग्य में ठीक है। तो इतनी चीजों ने संतानें तो दे दी, मगर गलती क्या हुई अब समझिए, बैक हिस्ट्री को लिंक करते हैं। पहली संतान आपने बताई 91 में, और सेकंड आपने बता दी 92 में। जो गैप डिफरेंस होना चाहिए था वो मेंटेन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि राहु के डिजायर्स बाकी संतान को लेके हावी हुई, और यही चीज जब हम लगन कुंडली के अंदर देख रहे थे तो भी हम इसी चीज को देख रहे थे कि यहाँ पे अकेला ये जो राहु है ये 3 नंबर की राशि में बैठा है, 3 नंबर की राशि में, और जितने भी सच में एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि राहु अगर किसी कुंडली में तीसरे, छठे, बल्कि तीसरे, 7वें या 11वें भाव में बैठेगा तो डिजायर्स को बढ़ा देगा, क्योंकि 3 नंबर की राशि एयर एलिमेंट है, राहु वहां बैठेगा तो बढ़ा देगा। 7 नंबर की राशि एयर एलिमेंट है तो बढ़ा देगा, और 11 नंबर की राशि भी एयर एलिमेंट है तो भी बढ़ा देगा। भाव के हिसाब से भी यही बात होती है, तीसरा भाव, छठा, 7वां भाव, और कहीं ना कहीं 11वां भाव। तो यहाँ पे राहु ने जो राशि पकड़ी है वो काल पुरुष कुंडली में तो तीसरी वाली हुई ना, डिजायर बढ़ गई। राहु यहाँ पे पावरफुल हो गया, उसने हिट कर दिया सारी चीजों को, और ये सारी चीजों को लेकर जो ये डिजायर हिट हुई, अगर इसको ये कर्म शनि रोक पाते तो फिर जाके तो चीजें कंट्रोल हो जाती। यहाँ पे ये चीज नहीं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि शनि वक्री है। शनि वक्री है का मतलब आप सभी ने जान के रखा हुआ है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तब भी हम मानते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रह को कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग कर्मा लेना है, तो यहाँ पे ये शनि वक्री होके केतु के साथ प्रभाव करेंगे। कर्म का कारक शनि केतु जो कि कार्मिक डेप्थ का ग्रह है उससे संबंध बना रहा है, अच्छे खासे आगे जाते जाते पीछे की ओर जाके बना रहा है। इस वजह से 50% का कार्मिक डेप्थ व्यक्ति के ऊपर था, कर्म करवाना था एक कार्मिक डेप्थ से, वो हुआ। इस वजह से संतान को लेकर ये जो चुनौती यहाँ पे दिख रही थी ये हुई, क्योंकि वही एक कॉमन पॉइंट पोजीशन था जो कि समझ में नहीं आया। एक संतान के जस्ट 1 साल के बाद दूसरी संतान की उत्पत्ति, वहां पे राहु और गुरु ने इतनी तेजी से डिजायर क्रिएट कर दी
कि जो एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए वो चीज भी मेंटेन ना हो सके। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेन चार्ट्स के अंदर फॉर्मेशन है वो आपको पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट्स किस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और परिवर्तन योग अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि पर्टिकुलर प्लैनेट्स की एनर्जी के बीच में एक फॉर्मेशन है जिसको कि आपको लेकर चलना पड़ेगा। वो दोनों ग्रह बहुत ही फास्ट वे में अपनी एनर्जीज को शेयर करते हैं। परिवर्तन नक्षत्रों में भी होता है, परिवर्तन राशियों में भी होता है, और जब भी कुंडलियों में परिवर्तन योग होता है तो उसको समझ पाना, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस समय इन व्यक्ति की जो कुंडली है यहाँ पे दशा लगा पाना इतना आसान नहीं होगा। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, एक तरफ से लगता है कि चंद्रमा के नक्षत्र से जो दशा चल रही है वो ठीक होगी, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति के ऊपर जो लगन से दशा चल रही है वो भी ठीक। इसलिए मैं यहाँ पे दशाओं के ऊपर चर्चा करने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, मेरी इनसे कोई भी बात नहीं हुई, मुझे इनके सोचने का इस समय का कोई भी ढंग नहीं पता, इसलिए उस चीज को तो मैं अभी आपके सामने नहीं रख रहा। लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत ही क्लियरली है कि यहाँ पे इसका पाप कतरी में आना, कारक गुरु का पीड़ित होना, और गुरु से यही चीज पंचम में आके वही स्थितियों को पैदा करना, गुरु का खुद पीड़ित होना, ये चीजें कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती थी कि संतान से जुड़ी हुई किसी चीज में कुछ बाधाएं बनेंगी, और वही आपको देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में जो आपने छोटे बेटे के लिए पूछा है वहां पे भी फिर चीजों को डिस्कस करेंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्ट के हिसाब से चीजें हो सकती हैं और कितना उसमें हम वर्क कर सकते हैं ताकि चीजों को बेटर किया जा सके। धन्यवाद।